सर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कैसे स्टडी करें, मतलब आपके साथ, मतलब जैसे आप करवा रहे हो, मतलब कैसे लाइन अप करके चले इन चीजों को। लाइन अप करने के लिए तो ये सारी वीडियो है यहाँ पे सीक्वेंस से डली हुई है सारी, इसी सीक्वेंस से आपको पढ़नी है। ओके सर। ठीक है। और जो ये डाउट क्लास में बच्चे रहते हैं, पहले ही मैंने बताया हुआ कितने दिन से आपको कह रहा था मैं। ठीक है, आप तो इसमें पहले से जुड़े हुए अलग से भी डाउट वाला लेते थे कि हम डिजिटल की जो बची हुई है इनके बारे में जी सर। करेंगे, तो आपको जो डाउट थे इसीलिए तो है कि आपको बता रखा एक हफ्ते से कि डिजिटल की क्लास होनी, तो जो भी आप इनको प्रिपेयर करते ना एक हफ्ते में। नहीं सर, तो अब वो एनवीएस का एग्जाम था सर। तो अब ना एनवीएस ये के दोनों एग्जाम में तो ये आए पाई थे। हाँ सर, पाइथन मैंने ये कर भी रखे हैं सर, 7-8, तो मतलब यहाँ तक कर ये वो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता, वहां तक कर हाँ, रखे थे फिर। सर चलो। ये मैं कह रहा हूँ, ये दोनों यूनिट एक साथ चल जाएंगे तो मतलब इन्हें एक वीक मतलब कवर करके चले साथ में ही सब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और पाइथन को। देखो, अगर आपको एचपीएससी का भी पेपर देना है, ठीक है, डी ट्रिपल हाँ, एस या बी का डी देना है सर। ट्रिपल एस बी का देना है, तो भाई कोर्स तो करना पड़ेगा ना कंप्लीट, उसका भी मार्च के करीब तक एग्जाम हो जाएगा। तो ओके। साथ में आपको लेके चलो उसको। ठीक है, ज्यादा फोकस उस पर दो, लेकिन एक एक वीडियो कम से कम इनके भी देखो ना जो अलग है। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या हो रहा है बच्चों को कि भाई हमने फॉर्म एचपीएससी का भर रखा, डीएसएसपी का भर रखा, केवीएस का भर रखा, तो कौन सा पढ़े, हम किस तरह से पढ़े, पढ़ाई डिस्टरबेंस सिलेबस चेंज होने की वजह से। पता नहीं, पढ़ाई डिस्टरबेंस नहीं करनी, तुम्हारे लिए फायदा हुआ सिलेबस चेंज होने से। भाई ये डीएसएसबी का सिलेबस जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो डीएसएसबी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, वही सारी चीजें आती थी, क्योंकि डीएसएसबी का अभी भी उन्होंने अपना कोई सिलेबस नहीं वो बताया है। तो डी ट्रिपल एस बी का मतलब जो भी चीज है सारी चीज पढ़ो, ऑल सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, और जितने भी चैप्टर हैं आपके सारे के सारे कवर करने, चाहे उसमें पाइथन हो या कुछ भी हो। सबसे कम सिलेबस केवीएस का सिलेबस है। आप अगर मान लिया केवीएस का सिलेबस कर रहे हैं, अगर मान लिया आपको टारगेट करना कि किस तरीके से पढ़े, पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़े, तो पहले टॉपिक आप केवीएस के कवर करो, उनको तो लेके ही चलो साथ के साथ, सबसे प्रायोरिटी पे ये रखो। क्योंकि केवीएस में जैसे पाइथन है, केवीएस के सिलेबस में पाइथन, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये मेन तीन चीजें, साइबर सिक्योरिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये तो है ही हमारे पास, नेटवर्किंग में साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी, ये चार चीजें मेन समझ लो। तो चारों चीजें ये डीएसएसबी में भी तो आएंगी, और ये चारों चीजें जो है आपके पास एचपीएससी में भी है। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो आपके ये तो कवर हो ही रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास ये हो जाएंगे, साथ के साथ आप जैसे पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन के लिए मान लिया आप 2 घंटे दे रहे डेली, तो 1 घंटा आप लगा दो एचपीएससी का कोर्स में। ठीक है, जिसने एचपीएससी भर रखा, 1 घंटा उसमें लगाने का मतलब क्या है कि आप उसमें एक्स्ट्रा क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, और आपके पास कंपाइलर डिजाइन है, टीओसी है, ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है उसमें। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी पकड़ लो, मान लिया डिजिटली आपने पकड़ लिया, तो एक एक वीडियो इसकी देखते रहो रोज डेली। डिजिटल डीएसएसबी में भी है ना? क्या? डिजिटल डीएसएसबी में डीएसएसबी में तो सारी चीजें, ये भी सब है, ये भी सब है, और इनसे अलावा भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, एएसपी, उसमें तो सारी चीजें ही हैं। सर एफओसी क्या है इसमें जो केवी में लिखा है आपने? क्या बेटा? एफओसी क्या है ये? फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर। अच्छा, जनरल कम, ठीक है सर। हाँ तो ये पांडाज वाला है, पाइथन वाला, ये तो एचपीएससी में नहीं है ना? हाँ, मैटप्लॉट। केवल पाइथन का पांडाज और मैटप्लोटलिब को छोड़ के तो बाकी सब चीज है। ठीक है, वो हमारे पास एक चैप्टर नहीं है, केवल एक चैप्टर ही तो नहीं है, बाकी सब है। तो पढ़ाई करने का तरीका ये है कि पाइथन को लेके चलो आप, क्योंकि इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज है। केवीएस में तो ये लगभग 50% के वेटेज में आ रही है। ठीक है, बाकी एचपीएससी में भी अगर इन सबको देखें तो इसके 10-20 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10-20% तो रहेगी ये भी। ठीक है, और साथ में ये वाले करो तो इससे आपका देखो, इनको करने से डी ट्रिपल एस बी का भी 70-80% कवर ही हो जाएगा।
ठीक है, सिलेबस, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ही क्या बचे, उनमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते। यही क्वेश्चन देखो आपको पहले से ही बता रहे कि भाई डीबीएमएस, नेटवर्किंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डीएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट हैं। डीएसएसबी के भी कोई भी पेपर दे दो, 50-60% पेपर तो इनसे ही आता है, डीएसएसबी का भी इन्हीं सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, तो आपका 60, आप पाइथन भी करोगे, एफओसी, इस बार डीएसएसबी भी क्या पता पाइथन के क्वेश्चन ज्यादा दे दे, उसने कोई बता तो रखा नहीं, मैं इसमें से दूंगा। तो 70% तो आपका वो भी कवर ही हो जाएगा, आप इनको करोगे। ठीक है, तो पहले टारगेट क्या रखना कि हमारे पास इन 4 सब्जेक्ट को तो हमें कवर करना है। ये 4 सब्जेक्ट आपने कर लिए तो सारे एग्जाम में काम आ रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ ये भी करते चलो, क्योंकि अगर सारा टाइम अभी या तो आप जो है रिकॉर्डेड सेट देख लो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर लाइव के अकॉर्डिंग कर रहे तो ये रिकॉर्डेड साथ के साथ करो ही भाई। अगर लाइव में मान लिया पाइथन आप लाइव के साथ साथ करते जा रहे हो, एक आपको बता रखा है 11 नंबर चैप्टर वो करना, तो इनको रिकॉर्डेड से आप करते चलो साथ के साथ, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा कवर। ठीक है, आपको पता ही है हम लाइव क्लास डीएसएस भी कराते थे, 8-10 महीने चलती थी तब जाकर कवर होते थे। अब तुम्हें सारा करना है अगर 4 महीने में, तो रिकॉर्डेड को देखते रहना पड़ेगा ना साथ के साथ। ठीक है, हाँ बेटा। सर अब जिस तरह जो सीएस क्रैकर वॉल्यूम 1 है, हाँ आपने उसमें सब्जेक्ट वाइज हर क्वेश्चन ले रखा है, उनका एक्सप्लेनेशन भी बता रखा है। हाँ, जिस तरह जिस सब्जेक्ट के लिए कम टाइम बचता है, अगर वहां से कवर करें तो हाँ कितने % अटेम्प्ट कर पाएंगे? देखो बेटा, मैंने बताया तो अब ये सब्जेक्ट तो आप जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट तो आपको कवर करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, जी सर, मैं ना सिर्फ और एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, तो एचपीएससी के लिए अब ये अगर ये सारे टॉपिक करोगे ये बेटा तब तक हो जाएंगे फरवरी तक, 2-3 महीने अच्छा, हो जाएंगे। ये सारे तो हो जाएंगे। डीएसएसबी वालों के लिए करना, उनके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फास्ट लेके चलना पड़ेगा, लेकिन मे भी डीएसएसबी का पेपर इन सबसे बाद में हो। ठीक है, तो आप उनको एक पीछे और है छोड़ ना दो, सर, अगर पेपर आएगा तो कर लेंगे। हाँ विनोद, और सब्जेक्ट के साथ साथ और भी तो पढ़ने हैं ना। हाँ तो मैंने कहा मैंने तो कहा 2 घंटे इन सब्जेक्ट में लगाओ, 1 घंटा इनमें लगाओ डेली का, 3 घंटे ही हुए, 24 घंटे में 21 घंटे बचे ना। निकल सर जाएगा सर टाइम फिर तो। सर हाँ बेटा, सर मुझे ये पूछना है कि एचपीएससी की कब तक, मतलब 2 महीने का टारगेट लेके चलें कि 1.5 महीने का, एक मतलब कैसे? उन्होंने बोला था 2-3 फेब, मतलब 2-3 वीक ऑफ फेब। हाँ हाँ, तो फेब में चलो तो आप 2 महीने लेके चलो, 2 महीने हो ही जाएंगे, 1.5-2 महीने। ठीक है, ये 1.5-2 महीने में मैं इनको लाइव में कवर करा दूंगा पाइथन को। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपके पास इधर की रिकॉर्डेड से आप कवर कर लेना, इनको सैटरडे संडे हम करते रहेंगे, ये सारे टॉपिक सैटरडे संडे पढ़ते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे ये वाली केवीएस के उसमें चली रहेंगे। सर बस एक चीज और पूछनी थी, जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ना, हाँ, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है नीचे जो नहीं हुआ था, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस। वो बेटा अभी पाइथन में हाँ पढ़ेंगे, जी। पाइथन की क्लास चल रही है, उन्हीं में कराएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर पाइथन की क्लासेस कहाँ से कंप्लीट करनी है? क्या बेटा? सर पाइथन की जो वीडियोस है रिकॉर्डेड, वो कहाँ से देखें हम? पाइथन की रिकॉर्डेड वीडियो जिसने डीएसएसबी वाला कोर्स लिया हुआ है उसमें तो सारे के सारे हम अपलोड करेंगे, यानी प्रीमियम पैकेज वाले में। हाँ ठीक जी है, सर, 50 वीडियोस है शायद उसमें। जिसमें प्रीमियम वाला पैकेज है उसमें इसकी भी सारी वीडियो आएंगी, इसकी भी सारी वीडियो आएंगी, जिसको सेपरेट की नहीं, मुझको नहीं ढूंढना। ठीक है, मुझको हाँ बिल्कुल जी एग्जैक्ट वो चाहिए तो केवीएस का हम इसमें डाल रहे, इसमें पाइथन की सारी वीडियो डालेंगे। सर, एग्जैक्ट तो नहीं, हमें सारा मतलब एचपीएससी और केवीएस दोनों का चाहिए, तो फिर हाँ तो बेटा सुने ना क्या कह रहे हैं, एचपीएससी में फंडामेंटल की वीडियो डाली हुई है, केवीएस में नहीं डाली। हाँ तो केवीएस में डाल देंगे बेटा, वे फंडामेंटल की वीडियो भी है ना, हम दोबारा से अभी क्लास में पढ़ाएंगे। 1 जनवरी से मैं यही वाला एक एक्स्ट्रा वो कराऊंगा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मेरी भी छुट्टी रहेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बिल्कुल फ्रेश कराएंगे। उसके केवीएस में भी और एचपीएससी में भी वे हैं, मतलब 2-3 चैप्टर दिए हुए हैं, उन सारों को उसी सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, फालतू चीजें नहीं। ठीक है,
तो वो सर उसमें एक्स्ट्रा लगा के वो कर देंगे खत्म इनको। सर हाँ सर टीओसी कहाँ से करें? अरे हाँ सर, ये टीओसी वाले की सर ये 4-5 वीडियोस है ना सर, उसमें सीडी और क्वेश्चंस टॉप करा रखे दोनों हैं ही। आपने। हाँ, बस 4-5 वीडियो में क्वेश्चन बताया तो भाई मैं सैटरडे संडे इनको करा रहा। देखो डीएस का तो कुछ भी नहीं छूटा हुआ, A to Z कंप्लीट है। ठीक है, ओएस का A to Z कंप्लीट, एससी का A to Z कंप्लीट है, कुछ नहीं बचा हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिजिटल की 8-10 वीडियो है, तो ये हम दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे और फिर सीडी और टीओसी की क्लास कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, ठीक है सर। सर हाँ सर, बस सर हम सिर्फ जो केवीएस डलान वाले हुआ है ना फोल्डर से ही सर। करें? एक एक करके बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ, हम सिर्फ मैंने सिर्फ केवीएस का देना, तो जो केवीएस के फोल्डर में डाल रहे हो मैं सिर्फ वही करूँ? हाँ वही करो बस। मेरा तो सर एचपीएससी का काम ही खत्म हो गया। हाँ तो कोई नहीं, काम खत्म हो गया तो तुम केवीएस वाला करो। और हाँ, केवीएस वाले बच्चों के लिए एक और वो कल मॉर्निंग में 11 बजे अभी हमने एक वो भी रखा हुआ है, केवीएस में 60 नंबर का इंटरव्यू और वो आएगा डेमो क्लास। तो ऑनलाइन कर रहे हैं अभी, तो ट्राई ऑनलाइन 11 बजे कल वो होगा इंटरव्यू सेशन। ठीक है, ओके लाइव में जिसको करना है अभी मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि एक दिन में हम केवल 3-4 बच्चों का करेंगे, तो पहले से ही रजिस्टर कर लेना। ठीक है, तो वो इंटरव्यू सेशन करेंगे उनके साथ, तो जिसको अगर करना तो वो बता देना। सर उसमें इंटरव्यू सेक्शन तो एचपीएससी में भी है ना, इसीलिए हाँ, पूछ रहे थे। हाँ जी। जिसको करना है वो कर सकता है, केवीएस के लाइव बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए है वो। सर पहले मतलब पहले पेपर होएगा फिर ही उसमें इंटरव्यू होगा? उसमें हाँ, उसमें तैयारी कराई जाएगी, बताए जाएंगे कैसे है। ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, केवीएस में काम कर रहे हैं, उनके साथ ही आपके इंटरेक्शन कराए जाएंगे। वो तो सर रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं। नहीं रिजल्ट ठीक है सर, आप कह रहे हो। सर इनको रिजल्ट करा देना आप। रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन हम कर रहे हैं बेटा, एक दिन में बताया तो 4 बच्चों का हो पाएगा। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर इंटरव्यू हो जाता है, तो कितने का कर लेंगे हम। ओके सर, मतलब ये प्रेपरेशन करा रहे हो मतलब आप? हाँ, प्रिपरेशन करा रहे, इंटरव्यू ले नहीं रहे तुम्हारा, ये किस तरह से करना उससे वो हो जाए। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। सर मैं DSSB और KVS के लिए प्रिपेयर कर रहा था साथ में, हाँ बट अभी के लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं पूरा फोकस DSSB पे रखूं और KVS जो आप लाइव क्लासेस में करा रहे हो ना सर, उसके अकॉर्डिंगली KVS भी चलता रहेगा साइड बाय साइड। इसके बारे में ये अभी बताया किस तरीके से आपको करना है। सर ठीक, मुझे एक बात पूछनी है कि हाँ DSSB का जितना भी कोर्स है वो प्रीमियम वाले पैकेज में पूरा कंप्लीटेड है? हाँ, प्रीमियम वाले में तीनों एग्जाम का मिल जाएगा। सर हाँ जी, सर आप लाइव क्लास कब लेते हो? हमें तो पता ही नहीं चलता सर। पता नहीं चलता, तो इसी टाइम होती है 9 से 10 ही। सर पाइथन की लेते हो क्या? हाँ, ड्यूटी क्लियर होने चाहिए थे। बता दीजिए। क्या बेटा, क्या बोल रहे थे, किसी कोई सर पूछ मैं रहा ये था बोल ना। रही हूँ कि ट्रांसपोजिशन थ्योरम और एक बार रिडंडेंसी थ्योरम बता दीजिए, जो उसका प्रूफ था ना, बस वो तो समझा वो दीजिए। वो तो बुलियन अलजेब्रा में होती है। सर वो बस मेरा थोड़ा सा डाउट था, एक बार बता दीजिए प्लीज। रिडंडेंसी थ्योरम में 3 टर्म्स होती हैं, तीन टर्म्स में से हमें रिजल्ट जो है 2 टर्म्स में मिलता है। ठीक है, तो उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ए बी है, ठीक है, और हमारे पास इनमें से किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। जैसे मान लिया ए का कॉम्प्लीमेंट है और कोई नया वेरिएबल है एक, तो जो कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल है
हमारे पास इस तरीके से लिखी हुई है टर्म। फिर एक तीसरी टर्म आती है, तीसरी टर्म में क्या है, जो ये बाकी टर्म बची हुई इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लिखी हुई है। तो इस को बोलते हैं हम रिडंडेंसी थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है रिडंडेंसी थ्योरम में बेटा, हमारे पास जो एक्स्ट्रा ये टर्म बची हुई इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई वो नहीं होती, इसको छोड़ सकते हो आप। इसको रिडंडेंसी थ्योरम बोलते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए बी प्लस ए डैश सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी अगर इस तरह की टर्म है, मतलब ये बुलियन अलजेब्रा में आपको बताया था कि कभी भी सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कि आपके पास जो है अगर कोई हमारे उस तरह से दी हुई है, मतलब 3 टर्म दी हुई, तो 3 टर्म में सबसे पहले ये देखना रिडंडेंसी को चेक करने के लिए कि एक टर्म कॉम्प्लीमेंट में या बिना कॉम्प्लीमेंट के होगी और बाकी टर्म उसकी अलग होंगी। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट में तो बाकी नॉन कॉम्प्लीमेंट में होंगी, और अगर एक नॉन कॉम्प्लीमेंट में बाकी कॉम्प्लीमेंट में, तो बात सेम ही है। ठीक है, मतलब एक ये हमारे पास अलग तरह की है। तो इसके साथ वाली टर्म देख लो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये ए डैश है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ये यहाँ है। अब ये जो दो बाकी हमारे पास वेरिएबल बचे, इनकी मल्टीप्लीकेशन जिस टर्म में लिखी उस टर्म को छोड़ देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा रिडंडेंसी थ्योरम। अगर इसी को ही मैं ऐसे लिख दूं ए डैश बी डैश प्लस ए सी डैश प्लस बी डैश सी डैश, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश प्लस ए सी डैश। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम होती है जो आप बोल रहे, उसमें ये होता है कि मान लिया यही 2 टर्म ले ली हमने, ए बी प्लस ए डैश सी, ये 2 टर्म हमने ले ली, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं और ए डैश प्लस बी लिख सकते हैं। मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐसे बना दो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ये रिडंडेंसी होती है और ये ट्रांसपोजिशन होती है, दोनों इसी तरह की क्वेश्चन है। ये 2 थ्योरम होती है। सर सेकंड वाले में ये है ना, ये नहीं आना चाहिए, बी डैश सी डैश आना चाहिए ना सर, जो थर्ड टर्म है। बी डैश सी डैश, हाँ जी सर, बी डैश सी लिखा है आपने। अच्छा ये वाला, हाँ ये बी डैश सी डैश। ठीक है, इस तरह की होती है। ठीक है बेटा, क्या? सर हाँ एक ना मेरे को ये पूछना था, जो अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, हाँ उसमें फ्लिप फ्लॉप्स भी आपने करा रखे हैं, रजिस्टर्स करा रखे हैं, ठीक हाँ है, ये काउंटर्स करा रखे हैं, हाँ, तो लेकिन वो जो आएगा एचपीएससी पेपर में। वाला सिलेबस है ना, इसमें ना रैम और रोम दे रखा है, वो नहीं पढ़ा हुआ आपने में। रैम रोम दे रखा, वो बेटा यहाँ पढ़ाया हुआ हमने, ये कहाँ पे सर? वाले में पढ़ाया हुआ। ये कौन है से वो में से? पीएलए पीएल पी रोम वगैरह है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर है वो वो टॉपिक, उसमें शो नहीं हो रहा। उसमें नहीं है, वो सीएसए वाले में है। चलो सीएससी वाले में है, हाँ, ठीक है। ये एक काम कर देंगे, उसमें भी डाल देंगे वहां पे। हाँ जी, रैम रोम वगैरह इसमें, ठीक है सर। चलो बेटा देखो, मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट में हम इसको मक्स बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। क्वेश्चन इसी तरह से, सबसे पहले हमें सर्किट का टाइप पता होना चाहिए, किस तरह से सर्किट की स्ट्रक्चर में ये पता होना चाहिए कि वो कितने इनपुट लेता है, कितने आउटपुट लेता है। ठीक है, यहाँ पर हम आज 2 टॉपिक करने वाले हैं, दोनों एक जैसे ही है, एक मल्टीप्लेक्सर और एक डीमल्टीप्लेक्सर, मक्स और डीमक्स। ठीक है, इसको डीमल्टीप्लेक्सर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है, डीमल्टीप्लेक्सर भी। अब जो मल्टीप्लेक्सर है, अगर यहाँ पे बात करें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये है कि इसमें कितनी इनपुट लाइन होती है, कितनी आउटपुट लाइन होती है, कितने आउटपुट देता है, किस तरह से देता है। आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लेक्सर कोई आउटपुट नहीं देता है।
ठीक है, ये आउटपुट लाइन होती है इसमें, यहाँ पे इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन होती है। बेसिकली क्या है, मल्टीपल इनपुट लाइन हमारे पास होती है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है मल्टीप्लेक्सर केवल। ठीक है, मतलब हमारे पास मल्टीपल लाइन लगी हुई हैं, उन लाइन में से किसी एक लाइन को सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसीलिए हम इसको डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, ये डेटा को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो सेलेक्टर की तरह भी ये हमारे पास काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर में, जैसे हमने कहा लाइन की बात, तो मल्टीप्लेक्सर में जब हम कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंसर सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजों को समझना है। पहली चीज हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से इनसे बनते हैं। पहली चीज टाइप ऑफ सर्किट आपको पता होना चाहिए। सर्किट के और क्या क्या नाम है, उसके जो अलाइस नेम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लिया 2 की पावर n इंटू 1 या n इंटू 1 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग कितने इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद इनमें यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की भी बात चलेगी, तो नंबर ऑफ इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अगर किसी में सिलेक्शन लाइन है तो सिलेक्शन लाइन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम के बाद हमारे पास आता है, फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनानी है, हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होता है, यानी सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। एक ट्रूथ टेबल होती है, ट्रूथ टेबल के बाद हमारे पास उससे हम सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है, सर्किट किस तरह से काम करता है, सर्किट डायग्राम होगा हमारे पास जो गेट से बनता है बेसिकली, और आपके पास उसके बाद उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये हर तरह के सर्किट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही होनी चाहिए, चाहे वो सीक्वेंशियल हो या कॉम्बिनेशनल सर्किट हो। सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कम साइज के से अगर आपको बड़े साइज का बनाना है तो हम कितने यूज करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए फिर वहां पर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले अगर आप बताएं, ये बताएंगे मोनिका, बताओ बेटा कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसमें कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं, पता है कुछ? सर 2n इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। इनपुट लाइन, इनपुट लाइन 2n, हाँ, और आउटपुट लाइन 1, सिलेक्शन लाइन n होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसको हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, डेटा को सेलेक्ट भी करता है। और जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो सारे के सारे, ठीक है, और गेट्स भी, इवन गेट्स भी जो हम एंड और नॉट एक्सोर वगैरह ये सब बनाते हैं वो सब मल्टीप्लेक्सर से बन सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उन कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कहलाता है। जैसे नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए, इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जैसे बात करी हमने, 3 चीजों की बात होती है, इनपुट लाइंस की, आउटपुट लाइंस की, और हमारे पास सिलेक्शन लाइन की, इनकी हम बात करते हैं। देखो इसको आप मल्टीप्लेक्सर को समझ सकते हो, अगर रियल लाइफ में देखें, हम मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में लाइन लगी हुई है, ठीक है,
एक मेल की भी अलग लगती है, फीमेल की भी लगती है। अब मान लिया एक लाइन इस तरह से लगी हुई है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, CISF वाला खड़ा रहता है। अब लाइन में बहुत सारे बंदे, वो एक बार में एक ही बंदे को चेक करता है और उसको आगे जाने देता है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, बस चेक करके आगे भेज रहा है। तो वही काम मल्टीप्लेक्सर का होता है। मल्टीप्लेक्सर का काम यही है कि मेरे पास बहुत सारे इनपुट आए हैं, उस इनपुट में से या डेटा आया है, उनमें से किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक को सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना। नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग में मल्टीप्लेक्सर का ही काम होता है। आपने नेटवर्किंग में पढ़े होंगे, डेटा लिंक लेयर होती है, उसमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें चैनलाइज प्रोटोकॉल होते हैं। आपने पढ़ा CDM में, FDM में, ठीक है, पढ़े हैं ये। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, WDM में वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमें डिवाइड करना हो, कोड के अकॉर्डिंग करना हो, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करना हो, ठीक है, या हमारे पास ये सारे के सारे डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, किस पे काम करते हैं? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। किसी में हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं, एक टाइम भी होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को सेलेक्ट करके आगे भेजते हैं, ठीक है। आप जो टेलीविजन पे चैनल देखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम देखते हैं, वो क्या होता है? मान लिया हमारे पास ये 24 घंटे का एक स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे 24 घंटे का स्लॉट बना हुआ है, ये हमने यहाँ पे स्लॉट ले लिया। इसमें ये है, मान लिया एक हम 24 घंटे का, क्या हमारे पास इतनी जगह नहीं है 24 लिख दें, तो हम कोई पीक आवर का ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं। मान लिया ये 9 से 10 बजे का टाइम है, ये 10 से 11 बजे का टाइम है, 11 से 12 बजे का टाइम है, 12 से 1 बजे का टाइम है, और 1 बजे का, और 1 बजे से 2 बजे का टाइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग वे हैं। मान लिया एक रेड FM ले लिया आपने, रेड FM पे 9 से 10 बजे कौन आएगा? बव्वा आएगा, मान लिया रौनक का प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है A, यहाँ पे कोई स्वाति का प्रोग्राम चल रहा है B, यहाँ पर सचिन का प्रोग्राम चल रहा है C, यहाँ पर जो है किसी और का प्रोग्राम D, ये E प्रोग्राम, ये हमारे पास इस तरह से कुछ प्रोग्राम चल रहे। तो क्या हो रहा है, देखो ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ मान लिया यहाँ पे, तो वो क्या करता है, इधर सब यूजर है। अब जैसे टाइम हुआ है 9:30 बज रहे या 9 बज रहे, तो वो इन 5 में से ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे रखे हुए हैं, इनमें से उठा के इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पे आके भेज देगा, ठीक है। जब 10 बजेंगे इस वाले का कनेक्शन काट देगा, इसको भेज देगा आगे। एक टाइम पे एक ही इधर सारे के सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं, रिकॉर्ड की हुई रखी हुई है, इस टाइम पे उठा के ये वाली रिकॉर्डिंग चला देनी है, ठीक है। तो ये काम क्या हो रहा, मल्टीप्लेक्सर का काम हो रहा। इसी तरह से हमारे पास काम करता है मल्टीप्लेक्सर, मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही को दे रहे। तो मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम एक बेसिक मल्टीप्लेक्सर लेते हैं, उसको लिखते हैं 2x1। जैसे हमने कहा कि ये काम करता है मैनी टू 1 पे। इनपुट लाइन हमारे पास मैनी है, आउटपुट लाइन हमारे पास एक ही है। मैनी मतलब हमारे पास ये इनपुट लाइन को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये आउटपुट लाइन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनी में भी यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, मैनी में भी मैक्सिमम हम 2 की पावर n रखते हैं, ठीक है। क्या उसकी एक कैपेसिटी डिफाइन कर दी हमने, जो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो सर्किट की भी एक कैपेसिटी है। भाई मैनी वर्ड लिखने का मतलब तो कैपेसिटी से इंडिपेंडेंट कर दिया, कितने भी हो, तो ऐसा नहीं है। फिर लिमिट है, सर्किट की एक लिमिट डिफाइन करी, कितना बड़ा सर्किट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसने लिमिट डिफाइन करी कि भाई ये एक टाइम पे लाइन में 2 की पावर n ही खड़े हो सकते हैं,
ठीक है भाई, अगर एक एक घंटे का प्रोग्राम बना रहे तो एक दिन में 24 ही प्रोग्राम चलेंगे। अगर मान लिया आप मेट्रो की लाइन में लगे हुए तो जितना प्रीमिसेस है वहां पे खड़ा होने की जगह है उतने ही तो खड़े होंगे वहां पे, बाकी बाहर जाओ, उनसे क्या मतलब। ठीक है, बाहर तो दुनिया पब्लिक चल रही है रोड पे। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि भाई मेरे पास इतनी ही कैपेसिटी है 2 की पावर n। अब ये n क्या है, ये n ही कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। n मतलब यहाँ पर जब हम कह रहे मैक्सिमम, देखो मिनिमम की कंडीशन नहीं है, ना ही ये फिक्स होता कि फिक्स ही है 2 की पावर n ही रखना। ठीक है, आप 2 की पावर n से कम भी हो सकते हैं किसी केसेस में, लेकिन मैक्सिमम 2 की पावर n हम यहाँ पे रखते हैं, तो आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा। तो जो मल्टीप्लेक्सर है उसके साइज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं 2 की पावर n इंटू 1। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है मल्टीप्लेक्सर का, जहां पर n जो है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन लाइन, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी मल्टीप्लेक्सर में एक ही सिलेक्शन लाइन है, n की वैल्यू 1 है, तो उस मल्टीप्लेक्सर का साइज हो जाएगा 2 इंटू 1। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो उसका साइज हो जाएगा 4 इंटू 1। इसी तरह से n की वैल्यू 3 होने पे साइज हो जाएगा 8 इंटू 1। तो मल्टीप्लेक्सर के स्टैंडर्ड साइज इस तरह से होते हैं 2 इंटू 1 या 4 इंटू 1, 8 इंटू 1, 16 इंटू 1, 32 इंटू 1, इस तरह से मल्टीप्लेक्सर के साइज होते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर n से कम पे रखना तो वो कस्टमाइज करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड साइज हमारे पास यही होते हैं 2 की पावर n इंटू 1 के। ठीक है, अब जैसे हम 2 इंटू 1 का मक्स लिख रहे तो ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। ब्लॉक डायग्राम में हम गेट का यूज नहीं करते, केवल फंक्शनैलिटी देते हैं। ब्लॉक डायग्राम ओवरव्यू बताता है, इंटरनल नहीं बताता इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए सर्किट डायग्राम यूज किया जाता है और ओवरव्यू के लिए ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 इनपुट लाइन होंगी। इनपुट लाइन को अगर हम पहले इनपुट लाइन को I0 से डिनोट कर रहे और दूसरे को I1 से डिनोट कर रहे, आउटपुट लाइन हमारे पास एक ही होगी जिसका नाम है Y। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है, अगर यहाँ पे मैंने I0 लिख दिया तो इसका मतलब I0 नहीं है। ठीक है, कि ये पहला ही होगा, ये तो कुछ भी नाम हो सकता है। I0 I1 की जगह मैं यहाँ पे K लिख दूं, यहाँ पे M लिख दूं, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली जो ये मल्टीप्लेक्सर है, ये बॉक्स है जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, वो है सर्किट। इस सर्किट में यहाँ पे पिन लगे होते हैं, इस जगह ये पिन है और यहाँ पे भी पिन लगे हो, और पिन पे नंबरिंग होती है। अगर पिन पे यहाँ 0 लिखा है तो मतलब ये 0 वाली लाइन है, अगर 1 लिखा है तो ये 1 वाली लाइन है। अगर इस पे मैं 1 लिख दूंगा तो यहाँ कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं, ये वाली 1 बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। ऐसे ही आउटपुट का पिन यहाँ पे होता है। ये तो जो हमने लाइन बाहर से खींच रखी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप बाहर से मार्केट से सर्किट खरीद के लाओगे तो उसमें ऐसे हाथ नहीं निकले रहेंगे या टांगे नहीं खींची रहेंगी। सर्किट लेके आओगे, आपने देखी भी, रैम रोम सर्किट तो ऐसे ही बना हुआ। ठीक है, वो तो हम यहाँ समझने के लिए इसलिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं कि यहाँ भी लाइन खींच दी, वहां भी लाइन खींच दी। मार्केट से सर्किट खरीद कर लाओगे, ठीक है, तो वहां पे लाइन नहीं खींची होंगी, वो तो ऐसे ही उसमें पिन यहाँ पे लगे होंगे, बस ऐसे यहाँ पे पिन लगे होते हैं। ठीक है, तो इन पिन पे ही डिफाइन होता है क्या वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट होते हैं। सिलेक्शन लाइन यहाँ पे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं। अगर 2 इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहे तो एक सिलेक्शन लाइन है, और उस सिलेक्शन लाइन को मान लिया हमने S0 से या S से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अगर एक ही है तो 0 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसी लिख दो वहां पे। तो ये हो गया पहली चीज, ब्लॉक डायग्राम। हमने क्या बात करी अभी इस स्क्रीन पे कि मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होंगे। इनपुट लाइन 2 की पावर n, आउटपुट लाइन 1 होंगी, सिलेक्शन लाइन यहाँ पे n होंगी। क्वेश्चन यहाँ पे पहला यही बन जाएगा, आपको दिया जाएगा कि भाई अगर कोई मल्टीप्लेक्सर है उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन आपको दे दी, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन 5 है,
तो यानी n की वैल्यू 5 होगी, तो उसमें इनपुट लाइन कितनी होंगी? तो इनपुट लाइन जो होंगी हमारे पास वो 2 की पावर n यानी 32 हो जाएंगी 2 की पावर 5 के को। आउटपुट लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी इनपुट लाइन बने, आउटपुट लाइन हमारे पास हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया कि अगर मैंने कहा m इंटू 1 हमारे पास दिया हुआ है, क्या साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? m इंटू 1 दिया हुआ है। तो आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन बतानी, कितनी होंगी? बताओ, कौन बताएगा? अगर m इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का साइज है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी बनेगी? raised to power n सर। क्या बेटा? सर m इज इक्वल टू 2 raised to power n ही रहेंगी। m की वैल्यू 2 की पावर n है यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या होगी? सर n की वैल्यू होगी log m होगी ना, हाँ log m बेस 2 ये बन जाएगी। ठीक है, यानी उसका log ले लो। सिंपल सी बात ये समझने के लिए ऐसे है कि मैंने कह दिया इनपुट लाइन आपके पास जो है बेटा 64 है, तो सिलेक्शन लाइन बताओ। तो सिलेक्शन लाइन यानी log ले दो 64 का बेस 2 पे, यानी 2 की पावर 6 होते हैं 64, तो 6 हो गई। ठीक है, बेस 2 का मतलब 2 की पावर कर दो, कितनी 2 की पावर करें कि 64 आए, तो 6 करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन लाइन कितनी? n की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें, मतलब अगर आपको रिलेशनशिप समझना है, अगर हमारे पास दिए हुए हैं क्या, इनपुट लाइन दी हुई है, इनपुट लाइन से सिलेक्शन लाइन पूछनी तो उसका log ले दो बेस 2 पे। ठीक है, और अगर आपको सर ये log से सर दोबारा बता देना, ये n इज इक्वल टू log से बता रहे सर, रिपीट कर दीजिए, यहीं से थोड़ा सा मिस हो गया। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास साइज जो है वो m इंटू 1 की फॉर्म में मैंने लिख दिया। भाई ये तो फिक्स है 1 है, ये वाली चीज तो फिक्स नहीं है ना इनपुट लाइन, ये तो कुछ भी हो सकती है, 2 4 8 16 कुछ भी हो सकती है। तो वो मान लिया 2 की पावर n ना लिख के मैंने m लिख दिया, कि आपसे कह दिया कि एक मल्टीप्लेक्सर है 16 इंटू 1 के साइज का है, तो लिख सकते हैं ना ऐसे। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं मैं इसको ऐसे ही लिखूं 2 की पावर 4 इंटू 1। ठीक है, मैं 16 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो 16 इंटू 1 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई m इंटू 1 की फॉर्म में है ये। ठीक है, या m इंटू 1 की फॉर्म में है, यानी नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी होगी? नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हमारे पास कितनी हो गई? 16 हो गई है। नंबर ऑफ इनपुट लाइन अगर आपसे कहा 16 है, तो आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन बतानी है। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन यानी n की वैल्यू क्या होगी? तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया गया है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है मल्टीप्लेक्सर का वो 2 की पावर n इंटू 1 होता है। हमने 2 की पावर n की जगह क्या लिखा है? 16 लिखा है या m लिखा है, तो आप ऐसे कह सकते हो 2 की पावर n इक्वल टू m हो गया, या 2 की पावर n इक्वल टू 16 हो गया। तो अगर m ही दिया क्वेश्चन में कि m नंबर ऑफ क्या है इनपुट लाइन है, तो m से हमें n की वैल्यू निकालनी, तो n हो जाएगा log m बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, जब पावर से किसी चीज को नीचे लेके आते हैं तो log से वो नीचे आ जाती है, तो ये हमें 2 इधर बेस में चला जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? log m बेस 2। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 16 बेस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो 16 का बेस 2 पे लोग निकाल दो, कितना आ गया? 4 आ गया। 2 की पावर 4 होती है 16। तो इस तरीके से आता है। कंफ्यूजन लोग निकालने में तो नहीं है ना किसी को? कैसे निकालते हैं लोग? यस सर, log निकालने में ही है सर। लोग निकालने में, देखो लोग निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि मान लिया आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है a, उसका log निकालना है आपको बेस b पे। ठीक है, तो आप मान लो उसका log c होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप ये होती है, जो बेस होता है बेस की पावर अगर आंसर कर दे, ठीक है, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है, a आ जाती है। जैसे अभी हमने किया कि log 16 बेस 2, तो हमने इसका आंसर 4 बताया ना आपको, तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16 ही आएगा।
ठीक है। तो क्या बेस की पावर अगर आंसर कर देते हैं तो जिसका लोग निकाल रहे वही आ जाएगा। हमें नहीं पता ये क्या है, ये क्या है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है। अब आपको जिसका भी लोग निकालना होता है तो वो इस तरह से निकालो, जैसे ये दिया हुआ हमें नहीं पता 4 आएगा, आप सी मान लो कि सी आएगा, तो 2 की पावर c इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ 2 की पावर है तो इसको भी 2 की पावर में लिख दो। तो 2 की पावर कितने लिखने पड़ेंगे? 4। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 4, c इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ही आपको कहा गया कि log 81 है, बेस 3 है, आपने c कर दिया, 3 की पावर c 81 हो गया। 81 3 की पावर कितनी होंगी? 3 की पावर में लिख दो, 3 की पावर 4 होंगी, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, ये लोग निकालने का तरीका होता है। तो अब हमने यहाँ पे समझा कि किस तरह से हम रिलेशनशिप बनाएंगे। भाई n की वैल्यू दे दी आपको 7, तो आप निकाल देंगे। इनपुट लाइन आपसे पूछी गई तो इनपुट लाइन आप बता दोगे 2 की पावर 7 यानी 128 होगी। लेकिन आपको कहा मल्टीप्लेक्सर है 256 इंटू 1 का, तो आप सिलेक्शन लाइन बताओ। तो आपको क्या करना है? log 256 बेस 2 करना है, यानी 8 हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लेक्सर का यूज करना। अब मल्टीप्लेक्सर का जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम था, ये जो हमने 2x1 का मक्स बनाया है, यहाँ पे अगर ये I0 रखी, ये I1 रखा और यहाँ पे S है और ये आउटपुट है Y, तो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है? मल्टीप्लेक्सर की ट्रूथ टेबल बनाने का क्या तरीका है? मल्टीप्लेक्सर की जब भी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो ट्रूथ टेबल में हमें क्या करना होता है? इनपुट्स यहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे आउटपुट। तो जो इनपुट होंगे वो किसके बेस पे आएंगे? वो ये बताएगा, एस बताएगा। इनपुट ये वाले नहीं है, ठीक है, हमारे पास वो एस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और आउटपुट जो है हमारे पास क्या आएंगे वो हमें देखना। तो इनपुट में आप एस लिखोगे, आउटपुट में हम वाई लिखेंगे। ठीक है, इनपुट में I0 और I1 नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं लिखना है? ये इस तरीके से समझ लो, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है या आपका CISF का सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा हुआ है इस जगह। यहाँ पे लाइन लगी हुई है बहुत सारी। ठीक है, सर्किट तो समझो ये है, तो इसके पास तो कौन आएगा? तो ये इन सबको इनपुट नहीं ले रहा, जो इसके पास जिसकी ये चेकिंग कर रहा वो इनपुट है इसके लिए। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग करेगा किस तरह से। तो बाकी तो आते रहेंगे, जिस टाइम जो आएंगे वो उस टाइम करेंगे और फिर ये आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा जिसको चेक करेगा। अब जो अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू है एस की, ऐसी एक ही वेरिएबल है, तो बुलियन वेरिएबल की क्या वैल्यू होती है? 0 या 1। तो अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये I0 को सेलेक्ट करेगा, 1 है तो I1 को सेलेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे 0 वाला पिन है, यहाँ पे 1 वाला पिन है। S की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 वाले पिन को सेलेक्ट करेगा, 1 होगी तो 1 वाले पिन को सेलेक्ट करेगा। अब एक्सप्रेशन हमें लिखना है। एक्सप्रेशन लिखने आपको सबको समझाए थे कि हमेशा एक्सप्रेशन क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख देते हैं वैल्यू की। तो y जो होता है, अगर जिसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमने बुलियन अलजेब्रा पढ़ी थी, लॉजिक गेट पढ़ाई थी, वहां पे सब आपको लॉजिक गेट्स में एक्सप्रेशन पढ़ाई हुए कैसे लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन जो है इनपुट और आउटपुट की मल्टीप्लिकेशन करके बनते हैं। तो s की वैल्यू यहाँ है 0, 0 का मतलब हो गया s डैश। ठीक है, और इसकी वैल्यू है I0, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस। ठीक है, SOP की फॉर्म में लिख रहे, ये 1 है, 1 का मतलब हो गया S और ये हो गया I1। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इसका एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अगर ये देखो बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से हो गया, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल होगी, ये ब्लॉक डायग्राम होगा। एक आपको कहा सर्किट डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। सर्किट डायग्राम एक्सप्रेशन से बनता है, बुलियन एक्सप्रेशन से। तो बताओ, अगर हमें मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम बनाना है तो हमें कितने गेट की जरूरत पड़ेगी? कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बताओ। 4 गेट्स की। 4 4। कौन से कितने गेट? सर, एक नॉट गेट,
दो एंड गेट और एक और गेट। हाँ, प्लस डिनोट करता है किसको? और और को। गेट। तो एक प्लस है तो एक और में काम चल जाएगा। प्लस कितने भी हो एक से ही काम चल जाता है प्लस में। तो एसओपी में जब हम काम कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट देना, एसओपी में एक और से ही काम चल जाता है। एक एंड इनके बीच में लगेगा, एक एंड इनके बीच में लगेगा, और एक ये नोट गेट लगेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पे एक नोट गेट बनाया, और नोट गेट जो है इन्वर्टर से बनेगा। ये हमने एक इन्वर्टर ले लिया, यहाँ पे एस की वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह से एक हमने यहाँ पे I0 ले लिया, इन दोनों को हमने एक एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये S की वैल्यू और एक I1 की वैल्यू, इन दोनों को लिया, इन दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आए उन रिजल्ट को और से कनेक्ट करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से बाई आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब सबको यहाँ पे समझ में आ गया ये बनाने किस तरह से बनते हैं। तो हम 4x1 का समझेंगे किस तरीके से बनाएंगे। अगर हमें 4x1 का बनाना है तो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी बताइए? दो सिलेक्शन लाइन, एक S0 ले ली, एक S1। इनपुट लाइन कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, और आउटपुट लाइन 1 रहेगी। ये Y है, यहाँ पे I0, I1, I2, I3 ये है हमारे पास। ट्रूथ टेबल अगर हमें यहाँ पे बनानी है तो S0 और S1 हमने यहाँ पे लिख दिए, और आउटपुट में Y। S0 और S1 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक्सक्यूज मी सर, 4 बन जाएंगे सर। 4 बनेंगे। 4। हाँ भाई पूछो, क्या पूछना है? सर ये S1 और इसमें S1 ये सिलेक्शन लाइन 2 क्यों हो गई सर? 2 क्यों होगी? अभी तो बताया, जो इनपुट लाइन 4 है तो 4 का लॉग लोगे तो कितना आएगा? अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 का मतलब 0 यानी I0, 0 1 का मतलब 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। आप एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा? एक्सप्रेशन हमारे पास S1 डैश S0 डैश प्लस तो साथ में I0, S1 डैश S0 I1, S1 S0 डैश I2 प्लस S1 S0 I3। ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसका सर्किट बना सकते हो। सर्किट में बताओ नोट गेट कितने बनेंगे? सर 2। 2, ठीक है। S0 पे भी है वही डैश, S1 पे भी है। एंड गेट कितने बनेंगे? मल्टीप्लेक्सर 3 गेट की हेल्प से बनता है, नोट एंड और की हेल्प से, ठीक है। तो एंड गेट कितने बनेंगे? 4 4 एंड गेट की जरूरत, और एक। ठीक है। सर्किट डायग्राम बना लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। अब आपसे एक तरह के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि भाई हमारे पास जो है छोटे चिप है और उससे बड़ी चिप हमें बनानी, जैसे 2x1 के मल्टीप्लेक्सर से हमें 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना, तो कितनी चिप चाहिए 2x1 की? या 2x1 से आपको बनाना है 8x1 का, या 2x1 से आपको बनाना है 16x1 का, 2x1 से हमें बनाना है 32x1 का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको 2x1 से ही बनाना है, 2 सबसे छोटा है इसमें, 2x1 से बनाना, तो जितने का भी बनाना, जो इसमें यहाँ पे इनपुट लाइन है उससे 1 कम लगेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, यहाँ पर 31 लगेंगे,
ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरह से समझ लो, ये 2 की पावर 2 इंटू 1 से आपको बनाना है 2 की पावर n इंटू 1 का बनाना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 सर्किट हमें चाहिए। ये किस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसका और भी तरीका है देखो कैलकुलेट करने का, कि आप जो बड़ी वाली वैल्यू ये 4, इसको छोटे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, कितने कोसेंट कितना आएगा 2। सर ठीक है, फिर इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा कोसेंट 1। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट कितना आएगा 0। जब तक 0 नहीं आता डिवाइड कर दो। अब ये जो कोसेंट है इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 3। इसी तरह से 8/2 करा, कितना हुआ 4। आप 4/2 करोगे तो 2। ठीक है, फिर 2/2 करेंगे तो 1, फिर 1/2 करेंगे तो 0। तो इनको ऐड कर दिया आपने, कितने बन गए 7। ठीक है, लेकिन आपको बता दिया 2 इंटू 1 से आपको किसी का भी बनाना 2 की पावर में, तो एक कमी लगते हैं उसके। ठीक है, ऐड करोगे, ये वाला आप ऐसे कर सकते हो, आपसे कह दिया कि 4 इंटू 1 से आपको 64 इंटू 1 का बनाना। ठीक है, तो क्या करेंगे 64 अपॉन बताओ 4, तो कितना हो गया 16। फिर 16/4 कितना हो गया 4। फिर 4/4 कितना हो गया 1। फिर 1/4 ये हो गया 0। इनको कर दिया, कितने लगेंगे 21 सर्किट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे इसके बारे में, कि अगर आपको जैसे यहाँ पे कहा 2 इंटू 1 से आपको बनाना है 4 इंटू 1 का, तो 2 इंटू 1 से 4 इंटू 1 का बनाना, तो अगर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है हमें, तो ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो आपको समझ आना है। ठीक है, तो कितने कितने सर्किट लगेंगे यहाँ पे सर 3 सर्किट लगेंगे। कौन से लगेंगे 3 सर्किट तीनों 2 क्रॉस 1 वाले लगेंगे सर। 2 क्रॉस 1 वाले लगेंगे ना। ठीक है, तो 3 लगने हैं हमें। अब 3 लगने, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कैसे लगेंगे। तो हमारे पास एक इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से यहाँ से बना लो, और एक यहाँ पे ये 2 इंटू 1 का मक्स है, ये भी 2 इंटू 1 का मक्स है। इसकी इनपुट लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे I0 I1 कर दी हमने, ये वाली इनपुट लाइन I2 और I3 कर दी। 4 इनपुट लाइन बन गई ना। ठीक है, तो 4 इनपुट लाइन बनने का मतलब यही हमें चाहिए था, 4 इनपुट लाइन चाहिए थी भाई 4 इंटू 1 का जब हमें बनाना। तो अब इससे आउटपुट लाइन कितनी बनेगी 1, इससे भी आउटपुट लाइन कितनी आएगी 1, और ये आउटपुट लाइन एक एक आके एक हमने अगले मल्टीप्लेक्सर में जोड़ दी। तो उस मल्टीप्लेक्सर में जब आपने जोड़ी तो ये भी 2 इंटू 1 का ही हो गया, 2 इनपुट ही हो गया, आउटपुट एक ही मिल गया आपको। अब सिलेक्शन लाइन की जब हम बात करेंगे, तो सिलेक्शन लाइन एक इसकी होगी, एक इसकी होगी और एक इसकी होगी। ठीक है, तो सिलेक्शन लाइन देखो, यहाँ पे हमें सिलेक्शन लाइन का इनेबल वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये I0 या I1 इस वाले से कब सेलेक्ट करेगा, इस वाले से कब सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो ये वाली जो लाइन है हमारे पास 4 इंटू 1 में तो 2 मल्टीप्लेक्सर होंगे ना, वो 2 सिलेक्शन लाइन होंगी। जब 4 इंटू 1 का बन रहा तो वो 2 सिलेक्शन लाइन कौन सी होंगी, ये वाली या ये वाली होगी, ये वाली या ये वाली होगी, या ये वाली होगी, कौन सी होगी। तो देखो ये जो लास्ट वाला बनेगा इसकी सिलेक्शन लाइन तो होगी ही होगी। ठीक है, ये वाली, और इनकी सिलेक्शन लाइन में से कोई एक होगी,
कोई एक। तो हमें यहाँ पे इनेबल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जब भी हम छोटे सर्किट से, मल्टीप्लेक्सर से बड़े सर्किट पे जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन लाइन को इनेबल का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ता है, इनेबल करनी पड़ेगी उनमें से कि कौन सी कब इनेबल करनी। ये दोनों सिलेक्शन लाइन एक ही टाइम पे इनेबल नहीं हो सकती। अगर ये दोनों कर दी तो 3 सिलेक्शन लाइन बन जाएंगी, ये तो हमेशा इनेबल रहेगी, इनमें से कोई एक रहेगी। ठीक है, तो इनमें से कोई एक रहेगी, तो वो किससे, ये डीएसएसबी के पीजीटी में इस बार क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर जब हम छोटे सर्किट से बड़े सर्किट में बनाते हैं, तो हमें किस चीज को के लिए, वो सिलेक्शन लाइन को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, या सर्किट को चलाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, सिलेक्शन लाइन का, इनेबल लाइन का, क्या। तो यहाँ पे इनेबल या इनपुट लाइन का या आउटपुट, तो यहाँ पे इनेबल लाइन हमें एड ऑन रखनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये होगा आपके पास कि भाई ये तो हमें चलानी ही चलानी है, फिक्स रखनी है, इन दोनों में से एक करनी। तो अभी जैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल में कौन सी हमारे पास एमएसबी बनेगी, कौन सी हमारे पास एलएसबी बनेगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। कौन सी कहाँ पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है, S1 को कौन सी S1 बनाए, कौन सी S0 बनाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू सेलेक्ट करी जाएंगी यहाँ पे। तो इन दोनों में से एक ही होगी हमारे पास यहाँ पे, तो इसको हम LSB बोलेंगे। यहाँ पे S0 रखेंगे और यहाँ पे इसको S1 मानेंगे। ये MSB की तरह काम करेगी वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बनती है। अब इनका क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जिससे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो इनके और भी। S0 S1 दोबारा बताना कि S0 कौन सा था, S1 कौन, जिसे ये दोनों एक ही रहेंगी, S0 ही पहले तो यही होंगी। ठीक जी है, सर, और उसके बाद तब ये बनेगी, तो ये S1 MSB पे लेके जाएंगे। ठीक ठीक है, है। और इन दोनों का नाम एक ही रखना पहले का, क्योंकि जी उन सर। दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखते हैं। चलो सॉरी, ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्किट इन द फिगर। इसमें हमारे पास मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है 4x1 का। आपको बतानी है f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, f की वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या होगी यहाँ पे। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कौन बताएगा, क्या यूज करेंगे। सर जो इक्वेशन बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे सर, बी डैश ए डैश के साथ सर ये सी आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर ऐसे ही बी डैश और ए के साथ सी डैश आ जाएगा, फिर बी और ए डैश के साथ सी बार फिर से आ जाएगा, और फिर ए बी के साथ सी आ जाएगा, और फिर इसकी 0 वैल्यू 1 सही है। 0 1 2 3 यहाँ सी है, यहाँ सी डैश, यहाँ भी सी डैश, यहाँ पे सी, और ये है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास f है। यहाँ पे आपको f की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे वो देखना आपको। तो देखो बेटा, अभी 4x1 का हमने क्या बात करी थी, 4x1 का एक मल्टीप्लेक्सर की बात करी थी। क्या होगा यहाँ पे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। तो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर में हमने ये लिखा था कि जो y है, y की जगह यहाँ पे f कर दिया, S1 डैश S0 डैश I0 प्लस S0 I1 प्लस S1 S0 डैश प्लस S, बेटा ये माइक्रोफोन बंद करोगे इसका, S1 सुंदर भाई माइक्रोफोन, S0 I3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपको इसमें से करना है यहाँ पर कि हमारे पास वैल्यू देखनी। देखो S0 की वैल्यू क्या है और S1 की वैल्यू क्या है।
ये हमें यहाँ पे देखना है। ये मान लिया हमारे पास S0 है, ये S1 है, और ये I0, I1, I2, I3 ऐसे। तो S0 की जगह क्या लिखा हुआ है? B लिखा हुआ है। S1 की जगह क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, नहीं भाई मुझको ये वाला ये मानना, ये वाला ये मानना, उसके अकॉर्डिंग कर लो, ऐसे भी सेट कर लेंगे। लेकिन हमने इस तरह से कर लिया ये, क्योंकि यहाँ पे ये बनी हुई है हमारे पास LSB, ये बनी हुई है MSB। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा? A डैश B डैश C प्लस के, यहाँ पर हो गया A B डैश C डैश प्लस A B डैश C डैश प्लस A B C, ये बन गया ना? ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब इसको सोल्व कर लो, बुलियन एक्सप्रेशन को। वैल्यू रख ली भाई, I0 की 0 पे वैल्यू क्या है? C, I1 की क्या है? C डैश, I2 की C डैश, I3 की C, और S0 S1 की A और B ले रखी हमने यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे आसान तरीका ये है इस बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने का कि ABC के अकॉर्डिंग आप कर लो। यहाँ पे ABC दिया हुआ है इसमें से, ठीक है। बताओ क्या होगा हमारे पास, कौन कौन से किस में से कॉमन आ जाएंगे? पहले तो इन दोनों में, ये दोनों एक जैसी कैसे लिखी गई? ये अच्छा, ये दोनों एक ही, A डैश आना था पहले, A डैश B आना था। पहले वाले में A डैश आएगा ना, ये हो गया A डैश B C डैश। तो अब आप देख लो कॉमन लेके यहाँ पे किस में से क्या कॉमन आता है, इनको सोल्व करेंगे। A डैश C और किसी में है? A डैश C डैश है। A डैश B डैश है? नहीं है। ABC के साथ ही ले लेते हैं कॉमन, ठीक है भाई। ABC के साथ आप कॉमन ले लेते हैं, बाकी के साथ तो कॉमन बन नहीं रहा है इनका, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फोर्थ हो जाएगा और सेकंड थर्ड हो जाएगा, एक एक्स नॉर हो जाएगा, एक एक्स। हाँ, एक्स और वाले ही बन रहे, उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, क्योंकि वैसे टर्म होंगी नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, किस किस के साथ यहाँ पे ले लेते हैं, पहले का और दूसरे का ले लेते हैं यहीं पे। तो ये A डैश हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया B डैश C प्लस के B C डैश हो गया प्लस के, इन दोनों में से ले लो कॉमन, A को कॉमन ले लिया, यहाँ पे B डैश C डैश प्लस के A B C हो गया, ठीक है। तो ये हो गया A डैश B XOR C प्लस के A B XOR C। एक आंसर तो ये हो सकता है हमारे पास। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में अगर ये है तो इस तरह से कॉमन ले लेंगे, नहीं तो कुछ हो। ऑप्शन में देखो A XOR B XOR C इस तरह का कुछ दिया हुआ है XOR में, तो हम ऐसे करेंगे कि एक में A XOR B बनाना और फिर हमें XOR C बनाना है। तो ऐसे लिख लो। देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, फिर आपको अगर XOR आपने पढ़ा है, A XOR B क्या होता है? A डैश B प्लस A B डैश, A डैश B प्लस A डैश, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 1 और 1 0, यही तो होते हैं ना। यानी अगर हम इसको सिग्मा में डिनोट करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 पे आता है। A XOR B XOR C क्या होता है? 1 2 4 7, याद है ना, ये करवाए हुए, ठीक है। XOR में 1 2 4 7, ये एडर में भी करवाए कि फुल एडर में जब हम करते हैं तो 1 2 4 7 पे आएगा। तो 1 2 4 7 देख लो यहाँ पे बन रहा है 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 और 1 0 0 और 1 1 1। तो देखो ये 1 2 4 7 ही बन रहा है। ये वैल्यू क्या है? 1 है, और ये वैल्यू क्या है? 2 है, ये वैल्यू क्या है? 4 है, और ये वैल्यू क्या है? 7 है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन। अगर आप इस तरीके से देखें तो आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं फिर। तो ये बन गया A XOR B XOR C बन गया।
ठीक है। तो A XOR B XOR C की जो हमारे पास मिन टर्म्स होती हैं वो 1 to 4 से 1 पे होती है, और ये मिन टर्म 1 to 4 से 1 ही आ रही। ठीक है, तो ये 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर है, उससे हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया। तो ये इक्वेशन अगर आपको पता है बुलियन एक्सप्रेशन की तो आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2 into 1 के मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, एक्सप्रेशन से सोल्व करना, तो एक्सप्रेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन करने से। कंसीडर द सर्किट सो बिलो, द आउटपुट ऑफ 2 into 1 mux इज गिवन बाय द फंक्शन ए सी डैश प्लस बी सी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा। देखो, ये करने के लिए आपको अभी बताया था कि मल्टीप्लेक्सर यूनिवर्सल गेट की तरह भी काम करता है। अगर आपको अभी यूनिवर्सल गेट कैसे वो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह काम करता है, इससे हम सारे गेट निकाल लेंगे। अगर वो आपको पता है तो डायरेक्ट ही आंसर लिख दोगे, नहीं तो फिर हम सोल्व भी कर लेंगे, सोल्व करना भी सीख लेते हैं। ये कह रहा आउटपुट इसका क्या आएगा, फाइनल ए सी डैश प्लस बी सी, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा। ये 2 into 1 का मल्टीप्लेक्सर होता है, क्या इक्वेशन थी, S0 S डैश I0 प्लस के S I1, यही थी ना, पता है भाई? हाँ सर। ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू 2 into 1 के पे रखी थी। अब देखो ये g की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखनी है। ये कह रहा है कंसीडर द, ये सर्किट करो, आगे क्वेश्चन और दिया होगा किसकी वैल्यू पूछी, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ट्रू है, f की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। f कौन सा है इसमें, अच्छा ये है। तो इसने क्या कहा, कंसीडर द आउटपुट ऑफ 2 into 1 mux इज गिवन बाय द फंक्शन इतने। ठीक है, तो f की वैल्यू x1 डैश प्लस x2 होगी, x1 x2 होगी, x1 x2 डैश होगी, ये होगी, ये होगी। तो ये हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू होगी f की। तो क्वेश्चन में रख के भी देख सकते हैं हम, या इनकी वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होगी, क्या बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो हम इन चीजों को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है 2 into 1 वाले का। ये हमारे पास एक 2 into 1 का मक्स है। ये हमारे पास सिलेक्शन लाइन है। मल्टीप्लेक्सर एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये हमें यूज करना। ठीक है, तो मक्स से अगर मुझको बनाना है एंड नोट गेट के बाद करते हैं पहले। ठीक है, तो मक्स से हमारे पास नोट गेट कैसे बनेगा, बताओ भाई, क्या क्या वैल्यू रखें, बताओ, कौन बताएगा? सर 10 पर 10 पे यही तो रखनी। अरे भाई इतना सोचने की, इसका मतलब तुम दे के आए पेपर याद ही नहीं कर रहे। क्या होता है नोट गेट, क्या होता है नोट गेट? ये होता है कि हमारे पास एक ए होता है और ए से हमें क्या मिलता है, ए डैश। कितने इनपुट होते हैं, एक इनपुट होता है ना, केवल ए ही। ठीक है, आउटपुट कितना होता है, एक ही आउटपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, ए डैश आ रहा। तो जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर में की जो ट्रुथ टेबल हमने पढ़ी है 2 into 1 की मल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल क्या होती है, जो इनपुट होता है, इनपुट में क्या लिखते हो आप, एस, और आउटपुट में क्या लिखते हो, वाई। तो ये 0 1 होती है और ये हमारे पास I0 I1 होती है। तो इनपुट क्या है, बेसिकली एस है। क्या है, एस है। तो ये जो ए है वो एस की वैल्यू होगी, जो इनपुट कर रहे हैं वो किसकी वैल्यू होगी,
इसकी सिलेक्शन लाइन जब भी लिखेंगे वो वेरिएबल में जाएगी। ये वाली वेरिएबल भी हो सकती है, 0 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी, मतलब ठीक है। ये हमेशा वेरिएबल में लेनी, कम से कम एक इनपुट बनाकर, तभी तो 2 आउटपुट लाइन देगा ये यहाँ से। भाई एस कोई तो लिख रहे हैं हम इनपुट में, हम I0 I1 तो नहीं लिखते ना, ऐसे लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे ए है, हमें यहाँ पे ए डैश चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं वैल्यू, ये बता दो बस, आपका नोट गेट बन गया है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन से देख लो आप, y इक्वल टू होता है s डैश I0 प्लस के s I1 होता है। y की वैल्यू है a डैश, s डैश की वैल्यू होगी a डैश, ये हमें पता नहीं क्या है, s की वैल्यू होगी हमारे पास a, तो हमें यहाँ पर a डैश चाहिए, यानी a वाला तो 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 कर दो तो a डैश हो गया ना, हो गया है नहीं भाई। a डैश इंटू 1 क्या हो गया a डैश, और a इंटू 0 क्या हो गया 0, यानी a डैश आ गया आपके पास। तो जो 0 वाली वैल्यू, 0 वाला पिन ये है, 1 वाला पिन ये है, 0 वाली वैल्यू पे क्या कर देंगे 1, और 1 वाले पे क्या कर देंगे 0, तो ये क्या बन गया, नोट गेट बन गया। तो मल्टीप्लेक्सर एज ए नोट गेट यहाँ पे काम कर रहा है नहीं। तो मल्टीप्लेक्सर जो है हमारे पास, किस मल्टीप्लेक्सर से हम बना सकते हैं बाकी गेट भी। मल्टीप्लेक्सर एज ए यूनिवर्सल काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर से हमने नोट गेट बनाया। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि भाई मल्टीप्लेक्सर से नहीं, आप मुझको बना के दो, और गेट बना के दो, किस तरीके से बनेगा और गेट, या एंड गेट बना के दो, तो वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास वे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होंगे जो यहाँ पे बताए। 2 into 1 का मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे हमारे पास जो है ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास y है, और y की वैल्यू हमें क्या चाहिए, अगर एंड गेट बनाना, बताओ क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो मतलब कोई सी लाइन में b लिखना पड़ेगा कहीं, अब कौन सी में लिखना वो आपको बताना है, कौन सी लाइन में b लिखना पड़ेगा। तो b लिखने के लिए आप ये करो, y इक्वल टू होता है s डैश I0 प्लस के s I1, तो s डैश की वैल्यू होगी, s की वैल्यू क्या है a, तो a डैश, और यहाँ पे a है। अब मुझे a के साथ क्या चाहिए, b चाहिए, यहाँ 0 कर दो तो बन गया a b। y की वैल्यू क्या आ गई a b, तो I0 की वैल्यू क्या लिख देंगे 0, और I1 की वैल्यू क्या लिख देंगे b, ठीक है, बन गया। ये क्या बन गया, एंड गेट बन गया, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर से आपको 2 into 1 के मल्टीप्लेक्सर से आपको बनाना है जो और गेट बनाना है। और गेट मतलब a प्लस बी करके दिखाना है। तो a प्लस बी करके दिखाना, तो y इक्वल टू s डैश I0 प्लस s I1 a डैश प्लस a। तो हमें a तो है हमारे पास, हमें b चाहिए, तो यहाँ पे b कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि थ्योरम है हमारे पास, अगर किसी टर्म का कॉम्प्लीमेंट दूसरी टर्म में आ रहा हो तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। तो ये हमारे पास a प्लस बी बन जाएगा, यानी I0 की वैल्यू b और इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो हमारे पास ये और गेट की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। इस तरह से और गेट बन जाएगा। नैंड गेट भी हम बना सकते हैं। नैंड गेट अगर हमें बनाना है मल्टीप्लेक्सर से, तो देखो क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीप्लेक्सर से और गेट हमने बनाया, कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ी, नोट गेट के लिए 1 मल्टीप्लेक्सर, एंड गेट के लिए भी 1 की, ठीक है, और अगर और गेट बनाया तो 1 की, 1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ी। 2 into 1 का एक मल्टीप्लेक्सर लिया, उससे बना। अब हमें नैंड गेट बनाना। नैंड गेट का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी का होल डैश हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश, यानी a डैश प्लस बी डैश हो जाएगा ये। तो a डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। तो अब आप इसमें यहाँ पे 2 into 1 का एक मल्टीप्लेक्सर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, 2 इनपुट लाइन लगी हुई है, एक सिलेक्शन लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट हमें a डैश प्लस बी डैश चाहिए। अब डैश करने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। भाई डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ही तो है डैश का मतलब,
ठीक है। तो डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, मतलब नोट गेट चाहिए आपको। तो एक नोट गेट के लिए तो एक मल्टीप्लेक्सर की जरूरत ही होती है हमारे पास, ठीक है। तो आप एक नोट गेट बनाएंगे और एक जो है हमारे पास नोट के साथ फिर एक एंड गेट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो दो मल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनपुट हम ए डैश बी डैश इनपुट नहीं करेंगे, इनपुट हमें ए बी करना है, ठीक है। इनपुट हो सकते हैं हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट में इनपुट नहीं होते वेरिएबल, वो तो गेट के थ्रू कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया आपने यहाँ पर एक वो लिया, इसके नोट गेट बनाना। नोट गेट का कॉन्सेप्ट बताया था, i0 की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 और i1 की 0 रखते हैं नोट गेट बनाने में, ठीक है। अब यहां मान लिया मैंने लिख दिया देखो b, इसको b कर देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? b डैश, ठीक है। आउटपुट मिल गया b डैश। अब यहां पर हमें क्या चाहिए? यहां पर ले लिया हमने a, ठीक है। एक ए ले लिया, ये क्यों रखा हमने वहां पे बी, ये भी आपको समझा देते हैं। ये इसलिए रखा बेटा क्योंकि हमने तो इक्वेशन ऐसे करनी 2x1 के मल्टीप्लेक्सर की एस डैश i0 प्लस के एस i1। तो यहाँ पे हमारे पास ए डैश बनेगा और यहाँ पे ए बनेगा। अब मुझको ए डैश तो मेरे पास बन गया है, यहाँ पे बी डैश चाहिए। तो ए डैश तो मेरे पास यहाँ मुझको नहीं पता था, पहले मुझे नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यहां से काम करना शुरू कर रहा था। तो मैं तो ये ए डैश तो मेरे पास यहाँ से आ ही रहा था। इस वाले की बात करें अगर इतने को अभी भूल जाते हैं अगर, तो इसकी बात करें तो यहाँ से ए डैश तो मेरे पास बन गया। मुझे बी डैश भी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पर मुझे बी डैश चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तो हट जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश रह जाएगा, ठीक है। तो i0 की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? i0 की वैल्यू मुझे चाहिए 1, तो ये 1 मिल गई। अब यहाँ पर जो i1 है, i1 की वैल्यू b डैश चाहिए, तो यहाँ पे b डैश इसलिए बना दिया मैंने और इसको यहाँ पे जोड़ दिया। समझ में आई बात? ये y बन गया और ये a डैश प्लस b डैश हो गया। ये हमारे पास वो बन गया नैंड गेट, ठीक है। तो इस तरह से नैंड गेट का स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह से आपके पास एक नोर गेट होता है। नोर गेट का स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे काम करता है। नोर गेट का मतलब होता है हमारे पास a प्लस बी का होल डैश, यानी ए बी डैश बी डैश होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक 2x1 का मक्स है और उस मक्स में मैंने ए डाल दिया। मुझे नहीं पता 2 बनेंगे या 1 बनेगा, मैंने तो यहाँ पे 1 बना के काम करना है। तो मैं जब यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा y इक्वल टू एस डैश i0 प्लस के एस i1, एस डैश की वैल्यू होगी a डैश प्लस इसकी वैल्यू होगी s की वैल्यू होगी हमारे पास a। मुझको a डैश के साथ चाहिए b डैश, तो यहाँ पे b डैश आना चाहिए मेरे पास और यहाँ पे 0 कर दो, ये खत्म कर दो। तो b डैश चाहिए, i0 की जगह इस पे b डैश चाहिए और इसकी वैल्यू 0 चाहिए, ये तो फिक्स है, ये तो 0 होनी चाहिए। ये मुझको क्या चाहिए? यहाँ पे b डैश, तो यहाँ पे b डैश कैसे आएगा? एक यहाँ पे बना लिया 2x1 का मक्स और इसका कर दिया हमने b और इसका यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट करेंगे। ये b कैसे बनेगा? यहाँ 1 यहाँ 0 लेकर ये b डैश बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारे पास नोर गेट बन गया। तो इस तरीके से देखो काम कर रहा है। यहाँ पे 2 गेट का यूज करके हम मक्स से क्या बना रहे हैं, जो गेट्स हैं हमारे पास वो बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया हो तो जल्दी से आप बताएंगे कि अगर मुझको एक्स और गेट बनाना है तो एक्स और गेट बनाने के लिए एक्स और गेट की क्या इक्वेशन होती है? ए बी डैश प्लस के ए डैश बी होती है, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे? 2x1 का मक्स लेना है। जल्दी से 2x1 का मक्स लेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे। आउटपुट में मुझको चाहिए ए बी डैश प्लस के ए डैश बी चाहिए। तो जब आप y की इक्वेशन बनाएंगे बेटा, y की इक्वेशन होती है हमारे पास मक्स में s डैश i0 प्लस के s i1। तो s डैश क्या है हमारे पास? a डैश प्लस के s क्या है हमारे पास? s है हमारे पास a, ठीक है। अब i0 की जगह क्या चाहिए बताओ जल्दी से? b
बी चाहिए, क्योंकि ए डैश के साथ क्या है, बी है, ठीक है। और I1 की जगह क्या चाहिए, ए के साथ क्या है, बी डैश है, ठीक है। यानी अब हमारे पास जो पिन बनेंगे वो पिन इस तरह से बनेंगे, 0 वाला और ये 1 वाला, 0 वाले पे बी चाहिए और 1 वाले पे क्या चाहिए, बी डैश चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे पास बनेंगे, सिंपल तरीका ये है कि भाई यहाँ पे बी लिया, 2 into 1 का मक्स किया और ये वाला बी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। अब बी डैश कैसे बनेगा, इससे इसका आउटपुट अगर ये नोट गेट बना दे इसका, तो ये बी कर देगा। नोट गेट कैसे बनता है, अपन 0 लगा दिया, इसका आउटपुट यहाँ पे हमें नोट गेट दे देगा, इसमें कर दिया, ये बन गया हमारे पास एक्स और गेट, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। एक्स नोर भी बना देते हैं, सारे ही बना देते हैं जब हमने बना ही रही है। एक्स नोर पे आ जाते हैं, तो एक्स नोर के लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये होती है। तो y इक्वल टू एस डैश आई 0 प्लस के एस आई 1, ये होती है भाई। यहाँ पर आपने बना दिया 2 into 1 का एक मक्स बनाया, उसमें यहाँ पे a लिखा, आउटपुट हमें चाहिए a की वैल्यू, s की वैल्यू a है प्लस के a। अब यहाँ पे क्या चाहिए, I0 की वैल्यू बी डैश, बी डैश, I1 की वैल्यू b, यहाँ पे 0 है पिन, ये है हमारे पास 1 वाला पिन, 1 वाले पे चाहिए b, इस पे चाहिए b डैश। तो बना दो यहाँ पे एक और मक्स बना दो जो नोट गेट का काम करेगा। 2 into 1 का मक्स यहाँ पे लिया, बी वाली लाइन जो है वो यहीं से जोड़ दी और आउटपुट वाली लाइन यहाँ पे जोड़ दी, इसको b बना दिया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, सबको समझ आ गया। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर जो है यूनिवर्सल गेट की तरह भी काम कर रहा है, ये यूनिवर्सल सर्किट भी होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशनल मैनी टू 1 सर्किट, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, ठीक है। डेटा सेलेक्टर, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। जैसे आपको बताया था डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पैरेलल टू सीरियल, पैरेलल का मतलब जहां एक साथ हो बहुत सारे, सीरियल का मतलब जहां एक ही हो, क्योंकि ये मैनी टू 1 है, मैनी का मतलब पैरेलल हो रहा कोई काम, और सीरियल का मतलब होता है 1, तो मैनी टू 1 जब बात हो रही तो मतलब उसको पैरेलल टू सीरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो ये सब हम इससे बना सकते हैं। इसकी हेल्प से जो हम डेटा नेटवर्क पे भेजते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कम बैंडविड्थ होते हुए भी ज्यादा डेटा को भेज सकते हैं, क्योंकि हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं कौन सा डेटा कब जाना है। और जब हम एक लाइन पे एक ही डेटा को भेजेंगे, बाकी को होल्ड, तो वो स्पीड पे जाएगा, फ्री मिलेगी उसको लाइन, तो ये इंक्रीज कर देता है स्पीड डेटा के ट्रांसफर की, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या हम कितनी सिलेक्शन लाइन, अगर 2 into 1 का n सिलेक्शन लाइन है, चलो ये बताइए, अगर एक क्वेश्चन है जो अभी समझाया उसके बेस पे बनाना था ना, 2 into 1 का हमारे पास एक मक्स है, ठीक है। तो 2 into 1 का एक मक्स है, इसमें अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं कि सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी इसमें 2 into 1 के मक्स में, सर 1 ही होगी, ठीक है। अब अगर हम n-1 सिलेक्शन लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर 2 की पावर 1 into 1 है, ठीक है, ऐसे हो रहा, तो सिलेक्शन लाइन हमारे पास केवल एक ही है, तो 2 into 1 से कभी भी नोट गेट की अगर बात करें, सिलेक्शन लाइन n-1 नहीं हो सकती। अगर n-1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिलेक्शन लाइन हमें क्या लेनी पड़ेगी, जितनी हमारे पास इसकी वैल्यू, देखो n की वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लाइन लगानी पड़ेगी,
ठीक है। लेकिन बाकी जो गेट हैं उन गेट में हम उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो बाकी बना रहे। तो देखो बेसिकली क्या है हमारे पास सिलेक्शन लाइन की, अगर हम बात करें कितनी सिलेक्शन लाइन की बात करें, कॉन्सेप्ट समझना कितना क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जैसे अभी आपको बताया था कि 2x1 का मक्स है, यहाँ पे मैंने a लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 और यहाँ पे लिख दिया, वो ऊपर लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया 0। तो क्या बन रहा है ये हमारे पास a डैश बन रहा है। ठीक है, a डैश हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखो इस तरीके से 2x1 है, ये मक्स लिया हुआ है, यहाँ पे हमने a लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे लिख दिया b। क्या आउटपुट आएगा? प्लस बी। ए बी आएगा, a प्लस बी नहीं, ए बी। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछा गया कि इस इम्प्लीमेंटेशन में कितनी सिलेक्शन लाइन यूज करी, इस इम्प्लीमेंटेशन में कितनी सिलेक्शन लाइन यूज करी। सर सिलेक्शन लाइन तो एक ही यूज हो रही है दोनों में। एक ही है सर दोनों में। एक ही। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास n-1 सिलेक्शन लाइन का क्या हम यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड गेट को? सर अगर 2x1 मक्स है तो नहीं करेंगे, बाकी में करेंगे। बाकी में करेंगे, 2x1 में नहीं करेंगे। होना तो नहीं चाहिए किसी में भी सर। किसी में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, हो सकता है एंड में हो सकता, बाकी में हो सकता है। एंड को वो नोट में नहीं हो सकता, बाकी में हो सकता है। अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है हमारे पास, अगर आप इस तरीके से लिख दो, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर ये वेरिएबल इस तरीके से लेते हैं a और b और यहाँ पे हमारे पास y है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो नो एंड वो एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाओ इससे 0 0 0 0 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है सिलेक्शन लाइन की, इसमें देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए, तो हमें क्या मिल जा रहा है, क्या मिल जा रही है? बी मिल रहा है हमारे को। नहीं, y की वैल्यू, हाँ b मिल जा रही है, y की वैल्यू हमारे पास b आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास इससे पता चल जा रही कि हमारे पास y की वैल्यू b है, और ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमें पता चल जा रहा है y की वैल्यू 0 है। तो क्या हमें इसकी जरूरत है भाई? अगर आपसे कहा गया कि a की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आउटपुट 0 आ रहा है, और अगर a की वैल्यू 1 कर दी तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट बन रहा है, मतलब जो इनपुट है सेम रह जा रहा है, तो यही तो काम कर रहा है। तो इससे एक से ही पता चल गया, दूसरे का हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। लेकिन जो हम एंड गेट बनाएंगे वो नोट गेट बनाएंगे, नोट गेट में तो हमारे पास अगर हमने a लिखा तो यहाँ पे y जो है 1 और 0, इसके बगैर होगा ही नहीं ना। यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ तो एक ही है, तो इससे ही काम करेगा। जो वेरिएबल बन जा रहे हैं वो वेरिएबल हमारे पास एज ए सिलेक्शन लाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये सिलेक्शन लाइन है, पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल इसी से ही काम चल जा रहा है, इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गेट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि जो नोट गेट बनता है, नोट गेट में हमेशा n सिलेक्शन लाइन जितनी है उन सबका हमें यूज करना ही करना पड़ता है, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल का यूज करना। सिंपल सी बात ये है, n नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। 2 की पावर n इंटू 1 का अगर हमारे पास मक्स है तो वेरिएबल भी n ही लेने पड़ेंगे, वेरिएबल भी कितने होंगे, n ही होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है,
इस तरह से मतलब एंड गेट बना रहे तो 2 की पावर n इंटू 1 का मक्स है तो n-1 से काम चल जाएगा हमारे पास, n-1 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन एक ही रहेगी यहाँ पे, दो नहीं होने की। ठीक है, यहाँ पे फिक्स लाइन हमारे पास एक ही काम कर रही है। और सर ये वेरिएबल कितने काम कर रहे हैं? वेरिएबल 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, दो में से एक को अगर छोड़ देंगे तो छोड़ भी दो, उस तरीके से। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है 2 इंटू 1 मक्स का n-1 सिलेक्शन लाइन के थ्रू एंड गेट से और गेट से हो सकता है, लेकिन एंड गेट और गेट या हमारे पास नैंड गेट इन सब का हम कर सकते हैं वहां से। नैंड का नहीं कर सकते, केवल एंड और का ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तो नोट यूज होगा, बाकी सब में तो उनमें सब में n ही हमें सिलेक्शन लाइन का यूज करना पड़ेगा, सबका यूज होगा तभी होगा, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल ही चाहिए हमें, सारे यूज होंगे, उन्हीं के बेसिस पे आउटपुट बता सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अगर नोट गेट बनाना है तो जितनी सिलेक्शन लाइन उतनी ही वेरिएबल चाहिए, उन सब पे डिपेंड होंगे वे। ठीक है, उस वेरिएबल पर डिपेंडेंट होंगे, उनके बगैर हम बता नहीं सकते। लेकिन एंड गेट और नोट गेट में n-1 पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपको जो ये क्लास पढ़ाई इसको और अच्छे से समझने के लिए सारी चीजें आप एक एक्सरसाइज करना, ये वाली आपके पास अगर बुक होगी CS क्रैकर वॉल्यूम 1 की, इसमें ये एक्सरसाइज नंबर 4 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस पे ही हैं, बेस मतलब मल्टीप्लेक्सर के। तो ये मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करना कि मल्टीप्लेक्सर 4 इंटू 1 का है तो उसमें कितनी इनपुट लाइन होंगी, मल्टीप्लेक्सर को और क्या बोलते हैं, डेटा सेलेक्टर बोलते हैं, 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है तो कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। ये सब न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे जो हमने ये फॉर्मूले बताए हैं S0 S1 के, उनसे सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेना, अगर कोई समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे इनके वो भी बने हुए हैं वीडियो, 208 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो है कल की क्लास में ये सारी कर लेना आप। कल की क्लास में अगर कुछ डाउट रहेंगे किसी के, वो भेज देना, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे कल की क्लास में। और बाकी तो सर हम जो लास्ट स्लाइड थी उस पे ये बोल रहे थे कि जो हमारा नोट गेट होता है हम उसमें किसी भी उसको ग्राउंड नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। हाँ। बट एंड और कोई और गेट्स होते हैं हम इनपुट्स को ग्राउंड कर सकते हैं, मतलब कि हमने 0 पे सेट कर सकते हैं उनको। अब बेटा जो हमारे पास केवल बाकी गेट नहीं, केवल एंड और गेट में, एंड और गेट में जो है हम किसी को छोड़ सकते हैं। एक ही वेरिएबल पे हम सिलेक्शन लाइन के बेस पे बता रहे, दूसरा वेरिएबल जो बी है अगर उसकी वैल्यू हमें नहीं भी पता तब भी हम एक ही वेरिएबल से हम बता देंगे क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन बाकी गेट में ऐसा नहीं होगा, बाकी गेट में दोनों का पता ही होना चाहिए।